मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा, जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये अगर बेसिक चीज़ जो है हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची के दौरे पर थे। वहाँ पर उनकी मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात रहीं और एक मसरूफ़ियत उनकी ये भी थी कि उन्होंने जो ताजिर बरादरी है उनके नुमाइंदों से मुलाकात की। उसी के आपने यहाँ पर क्लिपिंग देखा और तजवीज़ देखी जो कि आरिफ हबीब साहब ताजिरों की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश कहें, तजवीज़ कहें, उनको ये कह रहे थे कि जब PDM हुकूमत थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने मिलाया था IMF की MD से हाथ और वो बड़ा मुल्क के लिए मुफीद साबित हुआ कि उसके बाद IMF का कर्जा मिला, चीज़ें ज़रा वापस आना शुरू हुई, पटरी पर जाना शुरू हुई और फिर हमने सो फोर्थ देखा कि चीज़ें किस तरह से माशी तौर पर ज़रा संभलने लगी। तो इसी का हवाला देते हुए आरिफ हबीब साहब कहते हैं, ताजिर कहते हैं कि दो हाथ और मिलाएं शहबाज शरीफ साहब और ये हुकूमत। एक हाथ मिलाएं पड़ोसियों के साथ जिसमें भारत भी शामिल हो और दूसरा हाथ मिलाएं अडियाला के बासियों के साथ, यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ उनका इशारा था। और फिर ये कहा कि ये काम आप ही कर सकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं और जो तजवीज़ दे रहे हैं वज़ीर आज़म को ताजिर, क्या इसके ऊपर अमल करना चाहिए? इसके प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पैनल के ऊपर सलीम साफ़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब, फ़खर दुरानी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़खर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, जो जिस ख्वाहिश का इजहार या जिस मशवरे का इजहार किया है ताजिरों ने, वजह क्या समझते हैं? और ख़ासकर ये जो अडियाला के बासियों से मिलाने वाली बात है, बड़ी दिलचस्प है, किस तरह एनालाइज करेंगे? अलीना, मैं समझता हूँ कि जो आरिफ हबीब साहब ने तजवीज़ दी है ये है तो बहुत अच्छी है। अब ये जो इन्होंने हमसायों के साथ हाथ मिलाने के हवाले से की है, ख़ास तौर पे उन्होंने भारत का भी नाम लिया है। देखें, भारत के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं हम उसको दो जावियों से देखते हैं। एक आपका जो है इकनॉमिक, उसके हवाले से जो रिलेशंस हैं, और दूसरा पॉलिटिकल जो है। अगर हम इकनॉमिक रिलेशंस को दोबारा से बहाल करते हैं तो नो डाउट इसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर पूरी दुनिया इस टाइम जो है वो इंडिया उसको अट्रैक्ट कर रहा है और उसकी वजह है इंडिया की जो मंडी है वो 124 करोड़ से ज़्यादा उनकी आबादी है। तो उसमें अगर पाकिस्तान की कोई एक चीज़ भी जो एक्सपोर्ट करें वो एक वहाँ पे हिट हो गई तो आपकी जो पाकिस्तान की वो जो बहुत ज़्यादा उससे जो इकनॉमिकली फ़ायदा होगा। और दूसरा, फिर आप जब इंपोर्ट भी करते हैं तो आपकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन की, उससे बहुत ज़्यादा आपकी बचत आ सकती है। और जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, अभी भी पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है मुख्तलिफ चीज़ें, ख़ास तौर पे प्याज है, टमाटर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली दुबई के ज़रिए पाकिस्तान में अभी भी वो चीज़ें आ रही हैं। अब अगर इसको डायरेक्ट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान के जो ताजिर बरादरी जिस तरह वो कह रहे हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, पाकिस्तान की मईशत को भी इससे फ़ायदा होगा। दूसरा, इसका जो एक फैक्टर है वो पोलिटिकल है। सवाल ये है कि क्या हम जो सियासी इसके वो होंगे, असरात होंगे, वो ये जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ हुकूमत, वो इसके असरात को वो कंट्रोल कर सकती है या नहीं कर सकती। तो उसका अगर मैं माजी से इसका देखता हूँ कि मुख्तलिफ, जब ये 2016-17 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब पैनामा पेपर्स के भी वो चल रहे थे, उस टाइम मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर ये खबरें आई कि मुख्तलिफ जो इंडियंस हैं वो नवाज शरीफ एंड फैमिली की मुख्तलिफ शुगर मिल्स में वो काम कर रहे हैं, तो ये दरअसल एजेंट्स हैं या इस तरह के। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह की कोई भी हुकूमत होगी वो उसके लिए पोलिटिकल कास्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया के साथ, जो ये इस तरह के ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से। ये अगर कोई शहबाज शरीफ या इनकी हुकूमत के अलावा कोई जो पॉपुलिस्ट लीडर होता जैसे इमरान खान था, वो अगर करते तो शायद इतना ज़्यादा वो नहीं होता। मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल कास्ट जो है ये मौजूदा हुकूमत इसकी वो बर्दाश्त कर सकती है इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से। तो आपको ये दोनों एंगल को अगर देखा जाए, और तीसरी फिर उन्होंने जो बात की है कि अडियाला के मुकीनों के साथ भी हाथ मिलाया जाए, तो
मैं समझता हूँ कि वो तो प्रेसिडेंट जरदारी ने जो अपना खिताब था सदारती उसमें भी ऑफ़र की है। उसके अलावा जब शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो पहले भी विलिंगनेस उन्होंने शो कराई थी। दूसरी तरफ से ये रिलक्टेंस है कि वो सियासी जमातों के साथ, ख़ासतौर पर ये इनके साथ जिनको वो चोर कहते आए हैं, उनके साथ अगर वो हाथ मिलाएंगे तो उनका अपना जो वोटर और सपोर्टर है वो शायद इनके जो बयानिया है थ्रू आउट ये लेते आ रहे हैं तो वो उससे मुतनफ़िर हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से कोई इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो अडियाला के मुकीन है उनकी तरफ से है कि वो हाथ मिलाना, वो किसी ये इन पॉलिटिकल या सियासतदानों को अहमियत देते नहीं, वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे बड़ी वो मैं समझता हूँ कि रुकावट है वो नो में है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के लिए ये दोनों सजेशंस जो इन्होंने दी हैं ये अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि ये दोनों जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। लेकिन ये बताएं, ये भी तो कहा जा रहा था कि अगर हुकूमत की तरफ से एक वाज़े कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाए या वाज़े पैगामात दिए जाएं, अभी तो इशारों किनारों में जो भी मुज़ाकरात की बात हो रही है या अगर कोई हाथ भी बढ़ाया जाता है तो वो भी इशारों में होता है, अगर कुछ वाज़े और बिल्कुल क्लियर पैगाम हो तो उसको भी नहीं रेसिप्रोकेट किया जाएगा? आप इमरान खान के हवाले से ये पूछ रही हैं जो अलीना, देखें जो इमरान खान के हवाले से जो बैकडोर जो बैक चैनल के ज़रिए भी कोई इस तरह की वो जो बातें चल रही थी, जो मेरी इतलात हैं इमरान खान ने जो डिमांड्स की हैं ये मुज़ाकरात के हवाले से उनकी दो डिमांड्स हैं। एक वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इनका ये जो 8 फरवरी के जो इलेक्शंस थे वो फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर उनको वो किया जाए और फॉर्म 45 की बुनियाद पर जब नताइज हैं तो उसका मतलब है कि ये शहबाज शरीफ एंड जो PMLN लेड गवर्नमेंट है वो ख़त्म की जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इमरान खान की तरफ से ये डिमांड्स हैं उसके बाद कोई चीज़ बाकी रह जाती है वो करने के हवाले से। जब तक ये इमरान खान को कोई लचक नहीं इमरान खान लचक नहीं दिखाते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रेक थ्रू इस तरह का हो सकता है। अच्छा, पॉलिटिकल उसके ऊपर अडियाला के तराजू पे तो हम यकीनन बात करेंगे, बट एजाज का भारत के ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस रहा है और वो ये कहते रहे हैं पहले भी कि अब पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर हो गया है कि वो न सिर्फ पड़ोसियों के साथ बल्कि भारत के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करे और बात आगे बढ़ाए। एजाज, अभी फ़खर ने कहा प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा मुश्किल है करना, खासकर पॉलिटिकल कॉस्ट को अगर आप देखें तो। अलीना बहुत शुक्रिया। अलीना, पाकिस्तान के जो भारत से ताल्लुकात हैं वो अगर पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो गुज़िश्ता 3-4 दहाइयाँ अगर देख लें तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के दायरा कार से परे रहे हैं। उसमें हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसका एक बड़ा कवी और बड़ा कलीदी किरदार रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स की फहरिस्त देखें इन 2-3 दहाइयों में तो मैं ये कहूँगा कि 2 जो आर्मी चीफ हैं उनको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि हमने हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने हैं। एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि हिंदुस्तान के साथ कारगिल की लड़ाई लड़ चुके थे और बाद में वो पीस के लिए ख़ुद इनिशिएटिव किया, उन्होंने सार्क की कॉन्फ्रेंस में ख़ुद गए और वाजपेयी साहब को हाथ मिलाया। और दूसरे और आखिरी दम तक मुशर्रफ साहब जो है, अगर 9 मार्च 2007 ना होता, इफ्तिखार चौधरी साहब वाला वाक़या ना होता तो 2007 पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हो चुका होता। दोनों मुल्कों ने आउट ऑफ द बॉक्स अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, वाजपेयी साहब ने और मुशर्रफ साहब ने। और मुशर्रफ साहब की वाजपेयी के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी और वाजपेयी साहब के बाद जो मनमोहन सिंह आए थे उनके साथ भी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो एक मुशर्रफ साहब थे। अब मुशर्रफ साहब का मामला ये था कि वो खुद फौजी डिक्टेटर थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी थी और वो आर्मी चीफ भी थे, तो उनके पास मिलिट्री की एक इस्टेब्लिशमेंट बागडोर भी थी, तो वो 2 in 1 थे। दूसरे आर्मी चीफ जो हैं वो जिनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लैरिटी थी वो जनरल बाजवा हैं। जनरल बाजवा की बहुत ज़्यादा बैशिंग होती है। मैं ज़ाती तौर पे जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे उनको तनकीद करता रहा हूँ। आज जब सारे लोग उनकी तनकीद करते हैं तो मैं जनरल बाजवा की ये जो क्वालिटी है उसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता कि जनरल बाजवा की क्लैरिटी थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से, और उनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये बेहतर होते। क्या ही अच्छा होता कि जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को निकाला जा रहा था तो नवाज शरीफ ना निकलते और एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनता, एक बड़ा मौसर रहनुमा, पॉलिटिकल रहनुमा जो इस रीजन का बड़ा मौसर रहनुमा था नवाज शरीफ, वो होता जिसके साथ पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ। नवाज शरीफ के भाई इसको आगे बढ़ा सकते हैं?
बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। हिंदुस्तान में पूरी तरह से इसकी मैं समझता हूँ सिग्नल्स मौजूद हैं। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से, इंटेलेक्चुअल से मेरी अक्सर बात होती है, तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब आते तो ज़्यादा सीरियस होते, लेकिन इस वक्त एट दिस टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग हिंदुस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और 4 जून को हिंदुस्तान के इंतखाबात के नताइज निकलेंगे। और लग यही रहा है, अपेरेंटली लग यही रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो मुझे मेरे लिए बड़ी हैरत होगी कि अगर पाकिस्तान के साथ वो बेहतर ताल्लुकात ना बनाए। मुझे ज़ाती तौर पे पता है पाकिस्तान के 3-4 प्राइम मिनिस्टर से वो मिल चुके हुए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी मोदी साहब की गैर रस्मी मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब से वो मुलाकात कर चुके हुए हैं। इमरान खान उन्हें रब्ता करते रहे लेकिन वो नहीं आए, लेकिन वो पाकिस्तान के लीडर्स को जानते हैं और पाकिस्तान भी उनके बारे में अच्छे ख्यालात रखता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान में नारा लगाया जाता था कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, लेकिन मेरे ख्याल में वक्त ने साबित किया है कि जो मोदी के साथ या जो भारत के साथ दोस्ती करेगा वो पाकिस्तान का महबूब वतन होगा। और सिर्फ भारत नहीं है अलीना, ये याद रखिए, पाकिस्तान के नई दिल्ली के साथ, तेहरान के साथ और काबुल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान के बीजिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये पड़ोस के साथ मामलात ठीक रखें, आपकी ट्रेड भी अच्छी होगी, आपकी मईशत भी अच्छी होगी। पाकिस्तान अमली तौर पे एक जंगले में रह रहा है, किसी पड़ोसी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है चीन के अलावा। और बाकी आपको पता है कभी अफगानिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, ईरान के साथ भी चलता रहता है। अभी ईरान के सदर आए थे तो ये एक बड़ी अच्छी दौर का आगाज हुआ है। मेरे ख्याल में ये फैलना चाहिए और आई बिलीव कि इस बात की अंडरस्टैंडिंग भारत में भी पॉजिटिविटी के सिग्नल्स, पॉजिटिव सिग्नल्स मौजूद हैं इस हवाले से कि कुछ रवाबित आगे बढ़ाए जाएं, तिजारत सबसे पहले आगे बढ़ाई जाए। पॉलिटिकल कॉस्ट आपने कहा कि इसकी इतना नाकाबिले अमल नहीं है और नहीं होगी, क्योंकि अब वो सेंटिमेंट नहीं है कि मोदी का यार है, गद्दार है, या भारत के साथ अगर ट्रेड होगी। फ़खर ने अभी कहा कि होगी। फ़खर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर, इससे पहले कि मैं आगे दूसरे पॉइंट पर बढ़ूँ? अलीना, मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि इसकी पॉलिटिकल कास्ट बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जब तक कश्मीर का मामला रिजॉल्व नहीं होता। पाकिस्तान में एक तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसके साथ साथ एक अवाम के भी सेंटिमेंट्स हैं। ये दुरुस्त है कि ये कुछ हद तक जो है कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है उनकी एक अटैचमेंट है एक कश्मीर के हवाले से भी। और ये मामला जब तक रिजॉल्व नहीं होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह के जो ताल्लुकात हैं प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो कोई होंगे। कोई भी सियासी जमात अगर रिस्क लेती भी है तो उसके ये मोदी के यार के नारे जो है वो तमाम सियासी जमातों ने ये मौजूदा जो हैं इनके साथ इनके खिलाफ लगाए हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सेंटीमेंट ख़त्म होंगे। मैं पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने बातें की हैं फ़खर ने, ये हिस्टोरिकली यही होता रहा है जो कि ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा किरदार है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मौजूद है एक टेबल पर, और वो टेबल कौन सी है? सबसे अहम टेबल आपकी काबीना नहीं बनी हुई, आपकी सबसे अहम टेबल जो है वो SIFC बनी हुई है। और SIFC के अंदर आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो समझती है कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी ये मौजूद है कि हमें जिस तरह चीन के हिंदुस्तान के साथ इख्तलाफात हैं, उनकी जंगें भी हुई हैं, लेकिन उनका जो इख्तलाफ है वो अपनी जगह, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो चीन और भारत के दरमियान हो रहा है। और ये बात चीन ने भी पाकिस्तान को कही है कि आप जो पॉलिटिकल इख्तलाफ है, कॉन्फ्लिक्ट जो एक इलाके का है कश्मीर का, उसको ज़रूर रखें, लेकिन आप बॉर्डर खोलें, ट्रेड करें। बाकी बातें अलग, रवाबित अलग, लेकिन तिजारत को बिल्कुल अलग और इकोनॉमी को बिल्कुल अलग रखना चाहिए और उसी की बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए। ये एजाज़ की राय है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और इसी को मज़ीद डिस्कस करेंगे मज़हर अब्बास साहब और सलीम साहब के साथ।
ताजिर बरादरी ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि पड़ोसी ममालिक और भारत के साथ हाथ मिलाएं, तिजारत में ख़ास तौर पर उनके साथ मामलात आगे बढ़ाएं और फिर एक हाथ अडयाला के जो बासी हैं उनकी तरफ भी बढ़ाएं। सलीम साफ़ी साहब, क्या समझते हैं किस हद तक ये मशवरा काबिल अमल है, ख़ासकर ये जो पॉलिटिकल साइड पे बात हो रही है अडयाला इमरान खान से हाथ मिलाने की? वो ये दोनों अच्छे मशवरे हैं और हुकूमत को करने चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, लेकिन मेरे ख़्याल में इस पे अमल करना इतना आसान नहीं होगा। जो इंडिया के साथ तिजारत का मामला है तो यकीनन हर साहिब अक़ल ये समझता है कि वो ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और उसमें दोनों का फ़ायदा होगा। और अगर चीन और इंडिया की इतनी बड़ी तिजारत हो सकती है दुश्मनी के बावजूद, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान में मैं इसमें फ़ख्र से इत्तेफाक करता हूँ कि उसका एक पॉलिटिकल कास्ट होगी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस मरतबा मुझे नहीं लगता कि कोई रुकावट आएगी। इस्टेब्लिशमेंट इस मामले में हुकूमत का साथ देगी, क्योंकि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटीज़ में भी मईशत नंबर 1 है। लेकिन जो पॉलिटिकल राइट विंग है उनकी तरफ से या पीटीआई की तरफ से, तो उनकी तरफ से मोदी की यारी की ताना सुनना पड़ेगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है, अगर हुकूमत ये कहती है कि पिछली मरतबा उसने हुकूमत इसलिए दी कि मईशत और रियासत को उन्होंने बचा लिया और उसके लिए अपनी सियासत की कुर्बानी देनी पड़ी, तो इसके लिए भी अपनी सियासत की कुर्बानी दे दे। और जो अडयाला के मकीनों के साथ हाथ बढ़ाने का है, तो वो जिस तरह पहले कहा गया कि वो हाथ तो जरदारी साहब ने अपने खिताब में भी कह के बढ़ा दिया है और हुकूमत की तरफ से कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन अडयाला के मकीन ये चाहते हैं कि उनकी अगर बात हो तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से न हम उनसे ये मुतालबा कर सकते हैं कि आप हाथ बढ़ाएं, और ना उनका इस तरह का कोई इरादा नज़र आता है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब आपकी क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ ये कि जो आरिफ हबीब साहब या ताजर बिरादरी जो सवालात वज़ीर आज़म से कर रही है, जहाँ सवालात करने चाहिए वहाँ वो सवाल करते नहीं हैं। जो लोग इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता वज़ीर आज़म इसका जवाब दे सकते हैं इन दोनों सवालात का। वज़ीर आज़म जो चीज़ कर सकते हैं और मेरा ख्याल है उन्हें करनी चाहिए, तो वो चीज़ है जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। क्या वज़ीर आज़म हफीज़ुल्लाह नियाज़ी की मुलाकात उनके बेटे से करवा सकते हैं? आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके एक शख्स ने हाथ जोड़कर सिर्फ ये इस्तदा की, उसने रिहाई की इस्तदा नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को रिहा कर दें, उसने ये कहा कि मेरे बेटे से मेरी मुलाकात करवा दें। क्या इस मुल्क का वज़ीर आज़म ये नहीं कर सकता? हम आज सुबह ही सुन रहे थे कि जी वो कल जो अताउल्लाह तारड़ साहब और ये सारे गुफ्तगू कर रहे थे लापता अफराद की। यहाँ एक आदमी किसी की कस्टडी में है और उसका वालिद सिर्फ ये दरख्वास्त कर रहा है कि मेरे बेटे से मुलाकात करवा दी जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हम इतने बड़े बड़े सवालात क्यों उठा रहे हैं? जहां तक इंडिया से ताल्लुक है, क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है? आज का इंडिया वाजपेयी और मनमोहन सिंह के इंडिया से बड़ा मुख्तलिफ इंडिया है। और जनरल मुशर्रफ की अभी एजाज बात कर रहे थे, जब वाजपेयी पाकिस्तान आए तो कौन रुकावट बना? यानी आप गुफ्तगू करें, आप आगरा जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर नवाज शरीफ इनिशिएटिव ले और वाजपेयी को बुलाए तो गलत है। बेनज़ीर भुट्टो, राजीव गांधी को बुलाएं तो आप सिखों की लिस्ट और तरह तरह की जो है कहानियां और खबरें दे दें, लेकिन जनरल बाजवा इनिशिएटिव लें तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं एक्चुअली। और दुनिया में यही सवाल होता है कि जी ये तो बताएं कि आपके यहाँ गुफ्तगू किससे की जाए, आपके यहाँ बात किससे की जाए। तो मसला ये है कि आज शायद इंडिया के अंदर उस तरह का लीडरशिप के लेवल पे, मैं लोगों के लेवल के नहीं बात कर रहा, बीजेपी क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं? बीजेपी या मोदी नैरेटिव स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना।
मुझे तो ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन नजर आता है। मुझे तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान से मोदी जीत भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे, इसलिए कि इस वक्त इंडिया एक दूसरी सोच इंडिया में डेवलप हो रही है। एक्सट्रीमिस्ट इंडिया, हिंदुवाता और इस तरह का इंडिया, जहां आप देखें ना कि कश्मीर में उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम किया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने क्या कर लिया? दुनिया में हम अपने हमनवा नहीं बना पाए उसमें। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़, हाँ जिस लेवल पे चीज़ हो सकती है कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बातचीत, और ये भी बात दुरुस्त है कि बात जो है, ताली जो है दोनों हाथों से बचती है। लेकिन जो मिनिमम कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो ये तो कर सकते हैं, जैसे ख़वातीन के केस हैं, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस है, इस तरह के केसेस हैं। एक मिलिट्री कोर्ट और सिविलियन कोर्ट का मामला चल रहा है, चलिए वो भी छोड़ें। कम से कम उनके अहले खाना की, उनके बच्चों से मुलाकात के लिए तो वज़ीर आज़म अपना रोल प्ले कर सकते हैं, या ये वो भी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में हमें जो ताजिर बिरादरी है जिस लेवल पे, और वो मेरा ख्याल है पोस्ट इलेक्शंस हम देखेंगे जून के बाद इंडिया का क्या नैरेटिव होता है, वो इस पे आगे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं। और ये बात ठीक है कि मुस्लिम लीग नून की जब भी गवर्नमेंट आती है वो ये कोशिश करते हैं। इमरान खान भी जब आए थे तो अनयूजुअल था ना कि उन्होंने इंडिया की टॉप जो है क्रिकेटर्स को बुलवाया था, इनवाइट किया था उन्होंने अपनी तकरीब अलबरदारी में। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया मोदी का इंडिया है। इस वक्त इंडिया मनमोहन और बीजेपी और वाजपेयी का इंडिया नहीं है। बहुत मुख्तलिफ इंडिया है। ज़्यादा इंतहा पसंदी वहाँ बढ़ गई है। वहाँ फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो तकरीबन सप्रेस्ड होकर रह गया है। वो सारी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें शायद थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन पॉलिटिकल आप ये कर सकते हैं प्राइम, जैसे 2-3 दिनों में हमने इनिशिएटिव देखा। कल बातचीत हो रही है, गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत हो रही है। फिर हमने देखा कि ECL या वॉच लिस्ट में से नाम निकालना, इनिशिएटिव्स लें, पॉलिटिकल उनको रुकावट नहीं माने जलसे जुलूस में। ठीक है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद इसके ऊपर भी बात करते हैं और हमारे बाकी इश्यूज। वेलकम बैक। खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फैसला किया है कि उनका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो प्रोग्राम था, जिसमें कुछ 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती किया गया था, उसको दोबारा फाल करने पर गौर किया जाएगा, जायज़ा लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ऐन मुमकिन है कि कुछ रिहेबिलिटेट हो जाएँ इसी प्रोग्राम के तहत, कुछ को दीगर जगहों पर बकाया जात अदा करके एडजस्ट किया जाए। इससे मुताल्लिक ये भी कहा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो पूरा का पूरा मामला है, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने, कि ये गलत तासुर दिया गया इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक कि ये शायद एक जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाती तशहीर के लिए हायर किया गया ये प्रोजेक्ट सारा का सारा उसके गिर्द घूमता है, बल्कि दरअसल ये जो हुकूमत के तरक्याती मंसूबे थे और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और आवाम के दरमियान में रवाबित को ज़रा बेहतर बनाने के लिए किया गया। तो तनकीद जो हो रही है वो बिल्कुल जायज़ नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म के मसाइल इस वक्त हैं, सेहत के शोबे को ही ले लीजिए, तनख्वाहें नहीं अदा हुई हुई, बड़े मसले मसाइल हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है मेडिकल अस्पतालों में। तो ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो सारा का सारा प्रोजेक्ट है उसको बहाल करने पर गौर करना, और इससे मुतल्लिक जो वजाहत दी जा रही है कि उसमें कोई वज़न है, अपने तजियाकारों के सामने यही सवाल रखा है। फ़खर, क्या राय आपकी? अलीना, मैंने इस हवाले से ये जब आज बैरिस्टर सैफ की तरफ से ये किया गया तो मैंने भी कुछ लोगों से बात करके इस हवाले से बुनियादी जो मालूमात थी, ये जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट था ये किसी डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें सिर्फ PTI के इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, ये बात दुरुस्त है, और इसमें मुख्तलिफ जो सूबे के सहाफ़ी हैं उन्होंने भी अपने कुछ जान पहचान वालों को भर्ती करवाया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, ब्यूरोक्रेट्स ने भी। तो इसमें सब ने इस बहती गंगा में हाथ धोया, और जो बुनियादी मकसद था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि जो यूथ है सूबे की उसको IT स्किल्स और सोशल मीडिया के जो लेटेस्ट वो है उस हवाले से ये वो दिया जाए इंफॉर्मेशन, और उसकी स्किल्स को वो बेहतर बनाया जाए। लेकिन इसको इस्तेमाल किया गया कि ये सिर्फ जो सूबाई हुकूमत थी उसकी तशहीर के लिए। बुनियादी तौर पर ये जो इनको 25,000 पर मंथ दिया गया हर बंदे को, उनका काम जो असाइन किया गया कि आप ये जो कोई भी
मिनिस्ट्री होगी उसके ट्वीट्स को रीट्वीट किया जाएगा, और यही सिर्फ उनका काम था। 8-10 ट्वीट्स करके ये जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनको ये 25,000 तनख्वाह के ऊपर वो किया गया। तो इसका जो बुनियादी तौर पे ये प्रोजेक्ट का मकसद डिफरेंट था, लेकिन इसको सूबाई हुकूमत ने जो है वो अपनी ही ज़ाती तशहीर के लिए, मैं नहीं समझता कि ये जो बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि सिर्फ तशहीर के लिए, ये वाकई तशहीर के लिए जी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये तशहीर के लिए ही इस्तेमाल किया गया। और जो निगरान हुकूमत थी, जब उनको निकाला गया फरवरी में, उनको जब निकाला गया तो लास्ट मंथ की सैलरी दे के निकाला गया था। अब जो है ये दोबारा से वो कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस मकसद के तहत इनको, ये सिर्फ अगर ट्विटर के ऊपर ही वो करना है तो उसके लिए एक सियासी जमात अपने तौर पे इनको वो भर्ती करे। इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं या उनकी तरफ से ये कोई मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई लॉजिक बनती है ये प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जाना। हाँ, अनलेस आप अगर कोई लेटेस्ट जो है अमेज़ॉन है या इस तरह की दीगर जो लेटेस्ट नॉलेज है या स्किल्स हैं वो आप इनको वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो तो डिफरेंट है। अदरवाइज ये अगर आपने सिर्फ ट्विटर और उसके लिए रीट्वीट्स करने के लिए वो करना है। बात तो कर रहे हैं लेकिन ट्विटर के ऊपर तो पाबंदी भी है, तो ये फिर क्या करेंगे? किस चीज़ के लिए भर्ती किए जा रहे हैं? सलीम साफ़ी साहब, सर आप बताइएगा, ये जो मामला है सारा का सारा, बैरिस्टर सैफ साहब क्या सोच रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में प्रैक्टिकली? क्या अब इसको दुरुस्त किया जाएगा या इसको कुछ रीप्रोग्राम करने के बारे में सोचा जा रहा है या फिर वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था? देखिए, पिछली मरतबा तो इसको सिर्फ मुखालिफिन की ट्रोलिंग के लिए और प्रोपेगंडे के लिए और मनफी मकासद के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी तरफ हुकूमत या पीटीआई के जो अच्छे इक़दाम होते थे उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर का ताल्लुक़ भी पीटीआई ही से था और इसलिए उसको पार्टी नवाजी से तशबीह दी जा रही थी। लेकिन अभी अगर हुकूमत करने जा रही है तो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो इस वक्त एक तो पता नहीं कि हुकूमत किस तरह इसको रिवाइव करेगी, लेकिन सूबे की जो इक़्तिसादी हालत है इस वक्त, यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे बहरान की शिकार हैं, हॉस्पिटल बहरान के शिकार हैं। ख़ुद सूबाई हुकूमत ये एतराफ़ कर रही है कि उसको इक़्तिसादी क्राइसिस है और मरकज़ से इसलिए वो बिजली के नेट प्रॉफिट के जो पैसे हैं वो मांग रही है, और वो कह रही है कि अगर ये सूबे को ना मिले तो सूबे को चलाना मुश्किल होगा। तो इन हालात में इस तरह की चीज़ों पे ख़र्चा करना मैं नहीं समझता कि ये कोई अक़ल वाली बात होगी। एजाज़ सैयद साहब, आपकी क्या राय है? अलीना, पहली बात तो ये है कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका प्रोफाइल क्या है और इनके जो अकाउंट्स हैं वो क्या है, वो तो पहले देखने चाहिए कि इन्होंने क्या इन्फ्लुएंस किया है और क्या पॉजिटिविटी इन्होंने फैलाई है। आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाने का, झूठ फैलाने का, फेक न्यूज़ फैलाने का। तो मेरा ये ख्याल है कि क्या ही अच्छा होता कि इनकी जो लिस्टें हैं वो पब्लिक की जाती और हम जर्नलिस्ट जो हैं उनका प्रोफाइल निकाल के देखते। अगर उन्होंने कुछ ट्वीट्स डिलीट भी कर दिए हैं तो अब अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हुए हैं कि वो डिलीटेड ट्वीट्स जो हैं या डिलीटेड पोस्ट जो हैं वो भी सामने आ जाती होती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि असल जो ज़रूरत है पाकिस्तान में वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है। असल ज़रूरत है पाकिस्तान में अच्छी मेयारी तालीम की और ये रवायती तालीम से हट के जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी ज़रूरत है और नौजवान नस्ल को उसकी तरफ लाने की ज़रूरत है। क्या ही अच्छा होता कि ये पैसे जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लोग हैं ये किसी मुनासिब जगह लगाते। सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के शोहरत हासिल करना, आज के दौर में शोहरत हासिल करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठें, उल्टी सीधी बातें करें, उल्टी सीधी पिक्चर्स आप पोस्ट करें तो आप सबसे ज़्यादा पॉपुलर बन जाएंगे। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है, ठीक है एजाज़ आपका पॉइंट आ गया, मेरा सवाल एक और भी है मज़हर साहब के हर मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ इस तरह के IT के लोग होते हैं जो उनके महकमे से मुतल्लिक आगे उनका पैगाम पहुंचाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। क्या इस तरह का जो डिपार्टमेंट है वो अलग से बनाना ज़रूरी है? देखिए अलीना, पिछले चंद सालों में और मेरा ख्याल है 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा हम सोशल मीडिया सिंड्रोम में मुब्तला हैं और गवर्नमेंट के लेवल पे भी आप देख लें, मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इस मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन रही है। उसका काम ही डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। आप स्टेट रन टेलीविज़न, स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस ख़ास तौर पे मीडिया इंडस्ट्री में
कभी भी पायदार नहीं होंगे, चाहे वो इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों उसके अंदर। तो उसके बजाय आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? असल चीज़ ये कि किसी भी हुकूमत की तरजीहात क्या होती हैं। बुनियादी तरजीहात जो होती हैं, जिसमें सारी हुकूमतें नाकाम रही हैं, वो तालीम, सेहत, लोगों को पीने का साफ पानी और अच्छा माहौल। कोई भी हुकूमत, किसी भी हुकूमत को उठा के ले लें कि इस शोबे में उसने काम किया हो। आप पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जायज़ा ले लें, आप पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स का, वहाँ पैसा खर्च करने के बजाय आप यहाँ कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल रखें, इसको डेवलप करें, लेकिन इसको आप अगर प्रोपेगेंडे का जरिया बनाएंगे तो आप में और फेक न्यूज़ उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। आप डिसइंफॉर्मेशन देखिए, मैं किसी की प्रोजेक्शन करता हूं तो कभी भी आप ये याद रखें कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में नेगेटिविटी ऑलवेज सेल। आप कोई पॉजिटिव इमेज बनाना चाहेंगे, कभी भी बनता। हम इश्तिहारात में वज़ीर आज़म की तस्वीर शाया करवाते हैं, आप टेलीविज़न पे इश्तिहारात देखें, सरकारी इश्तिहारात देख लें, लोग ग्राउंड पे चीज़ें चाहते हैं। ग्राउंड पे आप चले जाएं, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएं, KP में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, पंजाब में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इनको अपनी प्रायोरिटी बनाएं। लोग इससे मुतासिर होंगे, उनकी फिर बाद में आप भले पब्लिसिटी करें। तो प्रायोरिटी सेट कर लें। मेरे नुक्ते नज़र से ये आपकी प्रायोरिटीज में नहीं आता है। ठीक है, फ़खर कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं। फ़खर प्लीज़ मुख्तसर रखिएगा। अलीना, मैं समझता हूँ कि ये जो PTI ख़ासतौर पे इमरान खान ने हमेशा तरजीह ही सोशल मीडिया को दिया है। आप माजी में जब इनकी हुकूमत थी, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो जो भी बहरान आता था आटे का, चीनी का, महंगाई के हवाले से लोग आवाज़ उठाते थे, तो इमरान खान अपने तर्जुमानों की और सोशल मीडिया के जो है उनकी वो मीटिंग्स बुला लेते थे और उसमें डिस्कस करते थे स्ट्रेटेजी कि इसको काउंटर कैसे किया जाना है सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप ये PTI के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। वो 356 डैम्स भी सोशल मीडिया के ऊपर बना लेते हैं, वो 56 यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बना लेते हैं। तो 33 करोड़ जो इस प्रोजेक्ट की साल की एक कॉस्ट है, 33 करोड़ में अगर वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का वो प्रोजेक्ट्स दिखा के सिर्फ कागज़ों पे और सोशल मीडिया पे वो दिखा लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उनके लिए कोई महंगा सौदा है और ये उसके ऊपर फोकस इसीलिए वो सोशल मीडिया के पैसे फ़खर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपकी और मेरी जेब से जा रहे हैं। मैं PTI को या ऐसे फॉल्स उसको क्यों प्रमोट करना चाहूँ, या आप उसको क्यों प्रमोट करेंगे? अगर मैं और आप पैसे दे रहे हैं तो फिर तो हम चाहेंगे ना उसकी ट्रांसपेरेंसी और वो आपकी और मेरी बेहतरी पे लगे। बट इससे एक्चुअली बेहतरी क्या हो रही है, ये अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान, और सलीम साफ़ी साहब ने उसकी हकीकत बताई भी। अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया पर कीजिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।